लिख लो। ठीक है, ये लिख लिया तुम लोगों ने ऊपर वाला पार्ट। फिर एक क्वेश्चन, वेयर आर टेस्टिस लोकेटेड, ये कहां पे? तो लोकेटेड इन स्क्रोटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी मतलब ये इंसान का पेट वगैरह है, ये होता है आपका एब्डोमिनल कैविटी। तो ये लोकेटेड इन स्क्रोटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी मतलब एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की तरफ होते हैं। और याद रखना ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जो आपको कहां मिलता है? स्क्रोटम के अंदर। और जनरली अपनी बॉडी 36-37 के बीच में रहती है, और ये आपके कहा किस टेम्परेचर पे फॉर्म होते हैं? 34 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपका टेम्परेचर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका टेम्परेचर 34 डिग्री से ज्यादा हो गया तो आपके स्पर्म ऑसिलेट करेंगे, वाइब्रेट करते हुए अपने आप यहां से बाहर आ जाएंगे, जो हम नहीं चाहते, है ना? तो स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। और जनरली स्पर्म फॉर्मेशन को कितना टेम्परेचर चाहिए होता है? 34 डिग्री सेल्सियस। तो लिख लो अपनी कॉपी में। तो पहला तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला तो स्पर्म को प्रोड्यूस करना, जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करना। दूसरा, जर्म सेल को साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक पहुंचाना। तो ये तो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फिर आपके जर्म सेल बनते का है? जर्म सेल बनते टेस्टिस के अंदर। तो आपका टेस्टिस का है? इट इज लोकेटेड इन स्क्रोटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तीसरा, अब आपका स्पर्म, अब मतलब जैसे आपका स्क्रोटम है, तो स्क्रोटम के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी टेम्परेचर से 2-3 डिग्री कम होता है ना? तो स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। जनरली कितना रिक्वायरमेंट होता है? 34 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, और लास्ट लिख लो अपनी कॉपी में, रोल ऑफ टेस्टिस। वो तो एक तो अपने को पता ही है कि टेस्टिस के अंदर क्या जनरेट होता है? जर्म सेल या स्पर्म जनरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन देखो, टेस्टिस एक हार्मोन सिक्रीट करता है, टेस्टोस्टेरोन, है ना? विच, अब टेस्टोस्टेरोन के दो फंक्शन है देखो। पहला तो रेगुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, मतलब कितना स्पर्म फॉर्म होगा तो वो रेगुलेट करता है। दूसरा, ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन द अपीयरेंस सीन इन द बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो लिख लो अपनी कॉपी में। तो कोई तुम्हें पूछे कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, जो आपका यहां पे सिक्रीट होता है, उसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन लिखो। तो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन तो क्या है? रेगुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, कितना स्पर्म प्रोड्यूस होगा, कितना ज्यादा होगा, कितना कम होगा, वो रेगुलेट करता है। और दूसरा, प्यूबर्टी के टाइम पे बॉयज के अपीयरेंस में जो चेंज आता है, उस अपीयरेंस के लिए भी कौन जिम्मेदार है? आपका ये टेस्टोस्टेरोन, है ना? तो लिख लो अपनी कॉपी में। और इस स्लाइड में कोई डाउट है तो पूछो। डाउट तो क्या होगा, लिख लो पूरी इसको, है ना? और ये वाला जो फिगर है ये तो तुम अपनी कॉपी में बना लेना। तो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सिस्टम विच प्रोड्यूसेस द जर्म सेल, मतलब एक तो आपका जर्म सेल प्रोड्यूस करना, दूसरा जर्म सेल्स को साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक लेके जाना, है ना? दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल या स्पर्म कहां पे होता है? टेस्टिस के अंदर। तीसरा, टेस्टिस कहां पे लोकेटेड होते हैं? इन द स्क्रोटम। और ये चीज कहां है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। स्पर्म फॉर्मेशन जनरली आपके लोअर टेम्परेचर पे होते हैं, 34 डिग्री के आसपास, मतलब बॉडी टेम्परेचर से 2-3 डिग्री कम, है ना? और रोल ऑफ टेस्टिस, देखो एक तो अपने को पता ही है कि टेस्टिस क्या क्रिएट, टेस्टिस के अंदर क्या क्रिएट होते हैं? आपके जर्म सेल्स। दूसरा, इट सिक्रीट्स द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जो दो चीजें करता है। पहला तो आपका कितना स्पर्म फॉर्म होगा उसको रेगुलेट करता है, रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। दूसरा, प्यूबर्टी के टाइम पे बॉयज की बॉडी में जो अपीयरेंस में चेंज आते हैं, उनके लिए भी कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? टेस्टोस्टेरोन। लिख लो अपनी कॉपी में। तो देखो अपने इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स है वो ध्यान से देख लो। ये तो आपका यूरेथ्रा है, जो आपका स्पर्म भी कैरी करेगा और यूरिन भी कैरी करेगा। ये स्क्रोटम है, यहाँ पे अंदर टेस्टिस है, और यहाँ पे तुम ध्यान से देखो ये एरो। तो इस एरो के थ्रू आपका स्पर्म ट्रैवल करता हुआ यहाँ पे आता है। पहले ये सेमिनल वेसिकल में आता है, यहाँ पे, तो यहाँ पे सेमिनल वेसिकल और आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, इन दोनों से दो चीजें सिक्रीट होती है। क्या होती है वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आ रहा हूं। फिर यहाँ पे ये जाके तुम्हारे यूरेथ्रा में मिल जाता है, और यहाँ पे यूरिन और आपके स्पर्म का पैसेज सेम होता है, मतलब सेम जगह से वो दोनों बाहर निकलते हैं, है ना? तो लिख लो अपनी कॉपी में, ये नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगा मैं, इसको लिख लो। तो मेनली एक तो ये टेस्टिस, स्क्रोटम, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, ब्लैडर, वास डेफरेंस और यूरेथ्रा, ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट तुम्हें याद रखने हैं, है ना? तो लिख लो अपनी कॉपी में इस पूरी स्लाइड को। किसी को इस स्लाइड में सबने लिख लिया? ये दिव्यांश लिख लिया? तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं। यस सर। तो देखो, अब यहां पे देखो, अब आपका स्पर्म बाहर की तरफ आता कैसे? तो स्पर्म्स आर डिलीवर्ड थ्रू द वास, तो मतलब ये जो तुम्हें ट्यूब दिख रही है वास डेफरेंस करके, ये देखो,
ये जो ब्लू कलर का यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका टेस्टिस है, यहां से आपका स्पर्म फ्लो के कहां आता है, बाहर की तरफ आता है। तो स्पर्म्स आर डिलीवर्ड टू द वास डिफरेंस व्हिच यूनाइट्स विद अ ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, है ना, याद है ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा दस फॉर्म्स अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ द स्पर्म्स एंड यूरिन। तो यूरिन और स्पर्म के लिए आपका एक कॉमन पैसेज होता है, एक कॉमन पाथ होता है, और इस पाथ के बीच में आपकी दो ग्लैंड्स हैं, एक है आपकी प्रोस्टेट और दूसरे आपके सेमिनल वेसिकल। ध्यान से देखो, इन दोनों के फंक्शन मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। तो द फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स इज टू स्टोर स्पर्म एंड टू सिक्रीट द फ्लूइड दैट मेक्स द स्पर्म एक्टिव, है ना, इट सिक्रीट सेमिनल फ्लूइड दैट मेक्स द स्पर्म एक्टिव। और दूसरा है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुना, आपका स्पर्म जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जाता है ना, तो आपके स्पर्म को वहां पे जाने के लिए, सरवाइव करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी मतलब किसकी जरूरत होती है, फ्रुक्टोस की, FRUCTOSE। तो प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीट्स अल्कलाइन फ्लूइड एंड नरिशेस, मतलब स्पर्म को एनर्जी देता है, विच इज डिस्चार्ज्ड इनटू द यूरेथ्रा। तो मतलब ये आपके टेस्टिस से स्पर्म निकले, ऊपर की तरफ गए वेस्ट डिफरेंस में होते हुए, उसके बाद जब ये आपके यूरेथ्रा के अंदर एंटर करेंगे, तो उसके पहले दो ग्लैंड है, एक तो सेमिनल वेसिकल, दूसरा आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड। तो सेमिनल वेसिकल तो क्या करता है, स्पर्म को एक्टिव कर देता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो द फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स इज टू स्टोर स्पर्म एंड टू सिक्रीट द फ्लूइड दैट मेक्स द स्पर्म एक्टिव। और दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, सिक्रीट्स अल्कलाइन फ्लूइड एंड नरिशेस, नरिश मतलब एनर्जी प्रोवाइड करना, विच इज डिस्चार्ज इनटू द यूरेथ्रा। तो रास्ते में क्या होता है, आपकी दो चीजें होती है, along the path glands like prostate gland and seminal vesicle aid their secretions so that the sperm are now in a fluid which makes their transport easier, and this fluid also provides nutrition। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इजी बनाना है, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इजी बनाना है, तो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इजी बनाना है, तो उसको हम फ्लूइड में कन्वर्ट करते हैं, और वो काम कौन करता है, तुम्हारा सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। दिस स्पर्म्स आर टाइनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनी जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए वगैरह होता है, एंड ए लॉन्ग टेल। देखो तो ये इस तरीके से होता है, पीछे एक लॉन्ग टेल होती है। तो ये एरोडाइनेमिकली, तुम ध्यान से देखना, आपके एरोप्लेन का शेप भी ऐसा होता है, जेट्स का शेप भी ऐसा होता है। तो एरोडाइनेमिक शेप होता है इसका ऐसा, ताकि ये तेज वेलोसिटी से ट्रैवल कर सके, एंड ए लॉन्ग टेल दैट मेक्स देम, दे हेल्प देम टू मूव टुवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल, है ना। तो लिख लो अपनी कॉपी में, सबसे पहले इसका फ्लो चार्ट याद रखना, टेस्टिस से वास डिफरेंस से होते हुए, ये ब्लैडर के पास से गुजरते हुए, पहले सेमिनल वेसिकल्स एक सेमिनल फ्लूइड सिक्रेट करता है, जिससे ये ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो, और आपका स्पर्म एक्टिव भी हो जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करना, स्पर्म को नरिश करना। फ्रुक्टोज करके आपका आता है, ग्लूकोज जैसा ही होता है, तो वो स्पर्म को मिलता है ताकि स्पर्म के पास एनर्जी आ जाए, और फिर ये कहा जाता है यूरेथ्रा में मिलके, और इस तरीके से यहां से इजेकुलेशन के टाइम पे बाहर निकलता है। तो लिख लो अपनी कॉपी में इस पूरे को, और इन दोनों फंक्शन को याद रखना, सेमिनल वेसिकल्स का फंक्शन क्या है और प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन क्या है ना, लिख लो अपनी कॉपी में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीट्स अल्कलाइन फ्लूइड, इसके अंदर फ्रुक्टोस होता है आपका, है ना। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ जो आपका सेमिनल फ्लूइड है, या सीमन है, या आपका स्पर्म वाला फ्लूइड है, तो वो आपका एसिडिक की बेसिक इन नेचर होता है, तो उसका पीएच 7 से ज्यादा होता है, ये याद रखना है ना, लिख लो अपनी कॉपी में। और ये सारे डायग्राम तुम्हें याद रखने हैं। देखो यहाँ पे एरो से बता रखा है, तो इस तरीके से निकलते हुए रास्ते में दो ग्लैंड मिलेगी। वैसे रास्ते में एक और ग्लैंड होती है, लेकिन उसका फंक्शन अपनी बुक में नहीं है, तो आप दो ग्लैंड के नाम याद रखो, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। इसको लिख लो अपनी कॉपी में पूरे को, ठीक है। तो कोई तुम्हें पूछे कि जो सेमिनल वेसिकल्स ग्लैंड है, तो उसका क्या फंक्शन है, तो ये एक तो स्पर्म को एक्टिव करता है, दूसरा मूव करने में आसानी हो, तो इससे क्या एक सिक्रेट होता है, सेमिनल फ्लूइड सिक्रेट होता है, जिससे स्पर्म को मूव करने में आसानी होती है, और दूसरा ये क्या करता है, स्पर्म को एक्टिव कर देता है फंक्शन के लिए। प्रोस्टेट ग्लैंड जो इसका क्या फंक्शन है उसके देखो, इससे एक अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रेट होता है, जो आपके इस फ्लूइड में शामिल हो जाएगा, और उस फ्लूइड से आपका स्पर्म नरिश होता है, मतलब उसको एनर्जी मिलती है ना, ताकि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जब एंटर करेगा तो वहां पे सर्वाइव कर सके, है ना।
तो लिखते हो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है ना, जो फीमेल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट होता है, वो एनएरोबिक होता है, वहां पे ऑक्सीजन नहीं होती है, तो इसको एनर्जी कहां से मिलेगी? तो ये एनर्जी यहीं से लेके जाता है। ठीक है, ये लिख लिया सबने? वैसे तो मैं तुम्हें ये पूरा भेज दूंगा, है ना? तो सर ऊपर 2 minutes सर। हाँ लिख लो, लिख लो, इसको लिख लो, इसको साथ साथ लिख लो, तुम्हें याद हो जाएगा। और इन दोनों के फंक्शन याद कर लेना, है ना? और इस बाकी तो सब मैंने समझा दिया। ये एपिडिडाइमिस, ये डक्ट है। डक्ट मतलब एक पाथ है जिसके थ्रू वो फ्लो करेगा। ये डक्ट होता है ऊपर की तरफ, काफी कॉम्प्लेक्स डक्ट है ना? एपिडाइमिस ऊपर की तरफ होता है ये, और ये इसको स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो स्पर्म किससे ट्रैवल करते हैं? उस पैसेज को क्या बोलते हैं? वास डेफरेंस। बाद में जाके ये किस में शामिल हो जाता है? आपके यूरेथ्रा में, है ना? तो यूरेथ्रा फॉर्म्स ए कॉमन पैसेज फॉर बोथ द स्पर्म्स एंड यूरिन, मतलब सेमिनल फ्लूइड और यूरिन के लिए सेम पैसेज होता है ना? कोई तुम्हें पूछे कि प्रोस्टेट ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या है, तो मेन फंक्शन होता है स्पर्म को नरिश करना, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करना। कैसे प्रोवाइड करता है? तो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड से एक अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रेट होता है जो आपके फ्लूइड में शामिल हो जाता है, स्पर्म वाले फ्लूइड में। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट आ रहा हूं, लिखो अपनी कॉपी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले तो जैसे अपन ने पढ़ा था कि आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जर्म सेल्स कहां प्रोड्यूस होते हैं? टेस्टिस में। तो उसी तरीके से द फीमेल जर्म सेल और एग्स आर मेड इन द ओवरीज। तो ये आपका ओवरीज है। तो यहां से तो पहले पढ़ लेते हैं हम। तो देखो, तो when a girl is born, the ovaries already contain thousands of immature egg, and on reaching puberty, they start maturing, है ना? तो जब when a girl is born, तो ovaries इनके अंदर ऑलरेडी आपके thousands of immature egg होते हैं, और puberty के आसपास या फिर puberty आने के बाद आपके जो eggs है वो mature होना चालू होते हैं। एंड जनरल क्या होता है? जनरली वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज। जैसे पीरियड्स आने का टाइम आपका एक मंथ के आसपास होता है, तो वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज। तो यहां से आपका एक प्रोड्यूस होता है, और ये फैलोपियन ट्यूब के थ्रू होते हुए कहां पे एंटर करता है? आपके इस तरीके से एंटर करता है। लिखो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द एग इज कैरीड फ्रॉम द ओवरी टू द वर्म थ्रू थिन ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। तो ये आपकी फैलोपियन ट्यूब है, तो यहां से होते हुए यहाँ पे एंटर करता है। द टू ओविडक्ट्स यूनाइट इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नॉन एज यूरेटस, है ना? और यहाँ पे ये जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं हम सर्विक्स। ठीक है, द यूरेटस ओपन्स इनटू द वेजाइना थ्रू द सर्विक्स। तो ये आपका नीचे वाला पार्ट वेजाइना, ये आपका सर्विक्स, और यहां से आपका क्या आता है? फीमेल जर्म सेल्स आते हैं इस जगह से। तो वापस ध्यान से सुनना, द फीमेल जर्म सेल और एग्स आर मेड इन द ओवरीज। यहाँ पे ऊपर जो ट्यूब होती है, यहाँ पे आपकी दो है, यहाँ पे ऊपर जो ट्यूब होती है ना, तो इस ट्यूब के थ्रू वो आपके जर्म सेल ट्रैवल करते हुए यहाँ पे किस में एंटर करते हैं? आपके इस जगह, और यहाँ पे सर्विस ओपनिंग है, और यहां से आपका एंटरिंग होगी इस तरफ। तो देखो, द एग इज कैरिड अवे फ्रॉम द ओवरी टू द वॉर्म थ्रू थिन ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। द टू ओविडक्ट्स, टू मतलब ये और ये, द टू ओविडक्ट्स यूनाइट इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नॉन एज द यूटेरस। ठीक है, द यूटेरस ओपन्स इनटू द वेजाइना थ्रू द सर्विक्स। तो ये जो ओपनिंग है इसको हम क्या बोलते हैं? सर्विक्स बोलते हैं। तो लिख लो अपनी कॉपी में इसको। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। क्या बात कर रहे हो यार? अरे एक्चुअली यार नेट का थोड़ा इशू है ना यार, अभी भी नहीं आ रही है क्या? अब आ रही है? मैं जो बोल रहा हूँ वो आ रही है? अब आ रही है सर। सर अब आई सर। नहीं तो मैं 2 मिनट चुप था यार। एक्चुअली नेट का इशू है, तो मेरी पिछली क्लासेस भी सब ऐसी थी, तो मैं आवाज आ रही थी, नहीं आ रही थी। अच्छा है तुम्हें आ रही है, तो लिख लो अपनी कॉपी। वैसे तो नोट्स में तुम्हें भेज दूंगा, तो लिख लो अपनी कॉपी में। तो देखो, एक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इन दोनों के डायग्राम तुम याद कर लेना, इन दोनों के जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, और अपनी एनसीईआरटी से पढ़ना है ना। इधर उधर तुम बुक्स खोलोगे ना तो बहुत रामायण है। अपनी एनसीईआरटी में खाली इतना ही लिखा हुआ है, इससे ज्यादा नहीं लिखा हुआ है ना? तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रोसेस पढ़ेंगे कि होता कैसे, और फिर 2-3 चीजें, और फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अपने पास टाइम है, तो इसलिए मैं तुम्हें साइन कन्वेंशन भी एक्सप्लेन कर दूंगा, तो ये पूरा लिख लो। तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के
सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स। नेक्स्ट क्लास में अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा रिप्रोडक्शन, तो तुम लिख लो। और हाँ, तुम सबके मैंने टेस्ट चेक कर दिए, तो तुम सबके मार्क्स मैं ना शाम को भेज दूंगा। वो एक्चुअली मैंने क्या वो ऑनलाइन पेन से चेक किए थे, मैं तुम्हें सबको शाम को मार्क्स भेज दूंगा। इस तुम्हारा परसों संडे नहीं मंडे को तुम्हारा रिप्रोडक्शन का टेस्ट है ना, मेरी क्लास के बाद। तो पूरा रिप्रोडक्शन पढ़ के रखना, मेरी क्लास के बाद तुम्हारा खाली इस रिप्रोडक्शन का टेस्ट है ना। वो तुम्हारे सर टेस्ट के पूरे मार्क्स मैं चैप्टर तुम्हें का आज भेज दूंगा। सबके करीबन करीबन सबकी चेक हो गई है, तो मैं तुम्हें आज भेज दूंगा। सर आपकी आवाज यस कट सर, रही है। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही सर। क्या मैं क्या कर सकता हूँ यार। अब आ रही है? यस सर। यस सर। ये मेरी आवाज कट रही होगी, मुझे पता है, आज नेट स्लो है सर ना। मैंने आपको थोड़े हाँ आकाश, आपको मेरे को मिल थोड़े गया, डाउट्स दिए थे, मेरे वो पास आप है। एक्सप्लेन कर मैं दोगे क्या? मिल गए, मैं इसलिए नीचे ये लेंस लेके बैठा हुआ हूँ, है ना। मेरे को आधा डाउट्स मिल गए तेरे ना, मिल गए। ओके, ये लिख लिया तुम लोगों ने? अच्छा, अब सब ध्यान से सुनो। ये सब मैं लिख लिया होगा क्योंकि मुझे पता है तुम्हें ये सब आता भी होगा, तुम लोगों ने काफी लोगों ने पढ़ भी रखा होगा। कोई नहीं, रिवीजन है। और कुछ 2-3 चीजें हैं जो मैंने देखा है बच्चों को शायद नहीं पता होती है, कि फंक्शन टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन हो गया, सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट का फंक्शन हो गया। तो ये चीजें तुम लिख लो, और फिर मैं आ रहा हूं अब लेंस फॉर्मूला पे। तो अब तुम सब ध्यान से सुनना, सब ध्यान से समझना, है ना। देखो, एक बात पक्की याद रखना कि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव। ये तो अपने दिमाग में फिट कर लो। वैसे तो तुम याद कर लो, केव चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, दोनों की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है ना। चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, दोनों की फोकल लेंथ नेगेटिव। चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों की फोकल लेंथ पॉजिटिव। यू हमेशा नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो यूवीएफ में मैंने तुम्हारी यू की टेंशन खत्म कर दी, यू हमेशा नेगेटिव लेना है। एफ के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया कि एफ कॉन्केव है तो नेगेटिव, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव। और वी डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है देखो, जैसे डायग्राम नंबर 2 में देखो, आपका ऑब्जेक्ट पीछे पड़ा हुआ है तो यू क्या होगा, नेगेटिव। आपका इमेज आगे देखो, आपकी इमेज आगे, तो वी क्या होगा, पॉजिटिव, है ना। और ये तो कॉन्वेक्स लेंस है, तो फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव। चाहे तुम इस डायग्राम में देखो, आपका ऑब्जेक्ट पीछे पड़ा हुआ है तो यू क्या है, नेगेटिव। आपकी इमेज देखो आगे की तरफ है, तो वी क्या है, पॉजिटिव। और ये तो कॉन्वेक्स लेंस है, तो फोकल लेंथ भी क्या है, पॉजिटिव, है ना। तीसरा डायग्राम देखो, नीचे वाला, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो आपका ऑब्जेक्ट भी पीछे पड़ा है और आपकी जो फाइनल इमेज है वो भी पीछे, तो यहां पे u भी नेगेटिव है, v भी नेगेटिव है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस है, तो फोकल लेंथ तो क्या होगा, फोकल लेंथ होगा तुम्हारा पॉजिटिव, है ना। ये साइन कन्वेंशन अगर तुम्हें याद है, और मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट फंडा बता रहा हूं, वो फंडा अगर तुम्हें याद रहेगा ना, तो तुम आराम से क्वेश्चन कर पाओगे, है ना। तो एक क्वेश्चन तुम लोग सब सॉल्व करो। तो सॉल्व करने से पहले मैं तुम्हें लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला रिवाइज करवा देता हूं। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u। यहां पे देखो, यहां पे माइनस है, यहां पे माइनस नहीं है। मिरर फॉर्मूला में उल्टा होता है। मिरर फॉर्मूला में क्या होता है, 1/v प्लस 1/u 1/f, और m क्या होता है, माइनस v/u। और m का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रखना, अगर आपका हाइट ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, और नीचे की तरफ है तो नेगेटिव। और एक बात लिख लो, सब लिखो अपनी कॉपी में, कि अगर आपका कॉन्वेक्स लेंस है तो आपका मैग्निफिकेशन विल बी ग्रेटर देन 0, लेस देन 1। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में है, मतलब वो, सॉरी, वो कॉनकेव लेंस है, सॉरी, हाँ, वो कौन सा लेंस है, कॉनकेव। और अगर आपका कॉन्वेक्स लेंस है, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है, तो मैग्निफिकेशन आपका लेस देन 0 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। तो सब ध्यान से सुनना, 0 और 1 के बीच में मैग्निफिकेशन है, मतलब पक्का वो कौन सा लेंस है, कॉनकेव, वो और कोई लेंस नहीं हो सकता। और इन 0 और 1 के बीच के अलावा कोई भी वैल्यू है, मतलब 0-1 को छोड़ के, 0 और 1 के अलावा कोई भी वैल्यू है, तो मतलब वो आपका कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एक लेंस के कारण मुझे मैग्निफिकेशन मिल रही है -2, तो बताओ वो कौन सा लेंस है। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपको क्या आंसर लिखना है, कॉन्वेक्स। अगर मैं तुम्हें बोलूं
कि एक लेंस के कारण मुझे मैग्निफिकेशन मिल रही है 0.5, तो बताओ वो कौन सा लेंस हो सकता है? आपको कुछ नहीं सोचना है, 0 और 1 के बीच में कौन सा लेंस होगा? सिर्फ कॉनकेव हो सकता है। मतलब कॉनकेव लेंस के कारण ही 0 और 1 के बीच में मिलती है, और 0 1 और 0 1 के बीच को छोड़ के सारी वैल्यू किसके लिए एप्लीकेबल है? कॉन्वेक्स के लिए एप्लीकेबल है। 0 और 1 तो तुम भूल जाओ, है ना? तो 0 और 1 के बीच में कॉनकेव, 0 और 1 के अलावा, और इसके अलावा सारी की सारी वैल्यू क्या होगी? कॉन्वेक्स। तो अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 1 है तो कॉन्वेक्स, और 0 और 1 के बीच में है तो कॉनकेव। ये कंसेप्ट तुम याद रखना, लिख लो, ये सारा लिख लो, फिर अपन न्यूमेरिकल करते हैं। सर मैंने जो आपको डाउट भेजा था उसमें मिरर था सर। अरे मुझे पता है, वो एक्चुअली बाकी लोगों के भी डाउट थे, तो मैं लेंस ही कैरी फॉरवर्ड कर रहा था। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। कर दूंगा तेरे, कर दूंगा, टेंशन मत ले। मेरी आवाज नहीं आ रही है यस क्या? सर, बहुत कट रही है सर आवाज सर। तो यार सर आप क्या बोल रहे थे वापस बोल दो ना। मैं ये बोल रहा था कि अगर मैग्निफिकेशन 0 और 1 के बीच में है तो मतलब वो कॉनकेव लेंस है, और 0 और 1 के बीच में नहीं है, कुछ भी वैल्यू हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, पर 0 और 1 के बीच सर में नहीं है। आवाज वापस गई सर। हो गया यार। तो एक काम करते हैं अपन, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आकाश, तेरे डाउट में सॉल्व करके भेज रहा हूँ बेटा, है ना? और लुबेना, आपके डाउट भी भेज रहा हूँ, और भी 2-3 लोगों के डाउट है, मैं तुम सबको भेज रहा हूँ। मेरी आवाज लगता है तुम लोग आ नहीं रही है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ये वाली स्लाइड पे ये जो सर नीचे वाले अब ग्रुप, सही आ रही है सर। क्या कर रहे हो यार? आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये लिख लो तुम, है ना? तो 0 और 1 के बीच में मतलब सर कॉनकेव। हाँ पूछ। मुझे लगता है खाली तेरे को नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही नहीं है, सर कुछ नहीं सर। है ना? तो अगर मैं तुम्हें पूछूं, अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं कि एक लेंस के कारण, कोई एक लेंस है और उस लेंस के कारण मुझे मैग्निफिकेशन मिली -3, किसी लेंस के कारण मुझे मिली -0.5, किसी लेंस के कारण मुझे मिली 0.5, और कोई लेंस के कारण -1, तो बताओ ये कौन सा लेंस होगा? ये कौन सा लेंस होगा? ये कौन सा लेंस होगा? ये -3 तो मतलब कॉन्वेक्स, 0.5 तो भी कॉन्वेक्स, खाली 0 और 1 के बीच में कौन सा होता है? कॉनकेव। मतलब ये कौन सा है? कॉनकेव। और ये वापस कौन सा है? कॉन्वेक्स, है ना? ये कंसेप्ट तुम्हें याद रखना है, ठीक है? ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करो। तो क्वेश्चन है ये, सब लिखो अपनी कॉपी में, क्वेश्चन लिखो एक, सब अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिखो, जो मैं टाइप कर रहा हूं वो लिखो अपनी कॉपी में। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 centimeter is placed in front of a convex lens such that virtual and erect image is formed, and height of object is twice of, and height of image, sorry, and height of image is twice of that of object if focal length of lens is 20 centimeter, find u and v, find u and v। देखो कैसे करते हैं। तो आपको दे रखा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 4 सेंटीमीटर, is placed in front of a convex lens such that virtual and erect, मतलब आपका ऑब्जेक्ट भी ऊपर है, आपकी इमेज भी ऊपर है, is formed and height of image is twice of that of object। तो HI कितना है? 8, और दोनों पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट भी ऊपर है, इमेज भी ऊपर है, जो ऊपर है वो पॉजिटिव, तो आपका मैग्निफिकेशन कितना आएगा? HI सर v upon इक्वल टू HI। 2 हो जाएगा। तो 8/4 हो जाएगा 2, और मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला क्या होता है? V/U। तो V कितना आ गया? 2U। तो इस तरीके से लिखते हैं। अब फोकल लेंथ कितनी है? 20, और कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? +20। अब तुम लेंस फॉर्मूला पुट करो, 1/V - 1/U = 1/F। तो V की जगह तो आप पुट कर दो 2U। क्यों? क्योंकि V = 2U है, तो V की जगह 2U आ जाएगा। सर u -10 -1/U, और फोकल लेंथ कितनी है? 20,
तो तुम एलसीएम लो, देखो क्या आएगा, यहाँ पे तो 2u आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 - 2, तो ये आ जाएगा 1/20। तो ये 2 से 10 काटो, ये -1 बचेगा, तो u आ जाएगा तुम्हारा -10 सेंटीमीटर। और v इक्वल टू क्या था, 2u, तो u की जगह पुट करो -10, -20 -20 सेंटीमीटर, है ना। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और एक चीज याद रखना, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है मतलब आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, रियल एंड इन्वर्टेड है मतलब नेगेटिव होगा, जो कंसेप्ट मैंने तुम्हें पहले भी पढ़ाया था। ठीक है, किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अगला क्वेश्चन तुम सॉल्व करो। तो क्वेश्चन है ये, सबको सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है ये, सब लिखो अपनी कॉपी में और सब साथ साथ करना क्वेश्चन को, कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 centimeter placed in front of a concave mirror and height, तो मिरर या लेंस? सॉरी लेंस करते, अरे मिरर के भी कर ही सकते हो, लेंस, एंड हाइट ऑफ इमेज, हाँ सर, लेकिन हाँ ठीक है, एंड हाइट ऑफ इमेज इज 1 centimeter. If focal length is 10 centimeter, find u and v. अब यहां पे तुम्हें कंसेप्ट याद रखना है। क्या कंसेप्ट याद रखना है पता है, कि कॉन्केव लेंस में आपकी हमेशा कैसी इमेज बनती है, ध्यान से देखो। कॉन्केव लेंस में अगर आपका ऑब्जेक्ट ऊपर है तो आपकी इमेज भी कहां होती है, ऊपर। तो क्वेश्चन में नी भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन में नी भी लिखा है, तो याद रखना कॉन्केव लेंस मतलब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही होगी, है ना, ये याद रखना। तो अब देखो क्या दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर, तो एचओ कितना दे रखा है 2, और हाइट ऑफ इमेज कितनी है, लेकिन मैंने क्या बोला, कंसेप्ट याद रखना। तो ये भी कितना आएगा 1, तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा HI/HO, और इसका फॉर्मूला क्या होता है V/U। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी है 1, ऑब्जेक्ट कितना है 2, यह आ जाएगा V/U। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, U उधर जाएगा तो U को अपन क्या लिख सकते हैं 2V। और फोकल लेंथ कितनी है 10, लेकिन कॉन्केव है तो F कितना आ जाएगा -10। और अब तुम लगाओ लेंस फॉर्मूला, 1/V - 1/U इक्वल टू 1/F। तो यहाँ पे u इक्वल टू 2v है तो u की जगह पुट कर देंगे, 1/v - 1/2v, और f कितना है -10। इसको सॉल्व करो, एलसीएम तो 2v आ जाएगा, तो 2 - 1 ये आ जाएगा 1/10। ठीक है, सॉल्व करो कितना आएगा, इसको उधर लेके जाओ। तो आपका 2v कितना आ जाएगा -20, तो आपका v कितना आ जाएगा -10 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आपका v। तो v कितना आया आपका, नेगेटिव आया, -10। और आपका u क्या आ जाएगा, u आ जाएगा 2v, तो u इक्वल टू 2v है तो u कितना आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लेंस फॉर्मूला के क्वेश्चन करते हैं, है ना। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो। सर इसका आंसर क्या है सर? ये ना -10 और सर इसका -20। आंसर बता दो ना सर एक बार। अरे तुम्हें स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है क्या, मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। और सर हाँ वो हो सकता है सर नेट, सर अब दिखा सर, पहले नहीं दिख रहा था ना सर। अरे वो नेट इशू है यार। हाँ सर, इधर ही नेट। ठीक है आकाश, तेरे जो क्वेश्चन है ना मैं देख के और तुम्हें सॉल्व करके भेजता हूँ। तो देखो सर अब 2v इक्वल टू -10 ही तो होगा सर। सर 2v इक्वल टू -10 होगा ना? बेटा v आया -10, v आया -10। नहीं सर, आपने -10 को अगर उधर मल्टी सर, लेकिन कैसे होगा सर? 2 - 1 तो 1 होता है और -10 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है ना। हाँ ओके, हाँ सॉरी 10/5 5 आएगा, 2v इक्वल टू -10 आना चाहिए ना सर। 5 आएगा, 5 ये 5 आएगा, 2v Yes, इधर sir. जाएगा और ये 1 बचेगा, तो 2v इक्वल टू -10, v आएगा -5 और u आएगा -10। हाँ वो -10 अरे ये 2 - 1 1 है, तो तेरा v आ जाएगा -5 और u आ जाएगा -10, v आ जाएगा -5 और u आ जाएगा -10। ठीक है, तो अब देखो तुम्हारा काम क्या है। आज मैं तुम्हें ना लेंस और मिरर फॉर्मूला इन दोनों की शीट भेजूंगा, और एक जैसे वो तुम्हें बायो वाले सर एमसीक्यू आपने भेज, जो वर्कशीट भेजी थी ना, हाँ 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 सर मैं तुमसे उसके एक वर्कशीट, क्वेश्चन हाँ और में भी डाउट है सर, वो भी मैं आपको भेज दूंगा। तो तुम एक काम करो, तुम्हें ना जितने भी क्वेश्चन में डाउट है मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेज देना,
तो मैं क्या करूंगा, इस पीपीटी में उसको अटैच कर दूंगा, है ना, और साथ में सॉल्व कर दूंगा, है ना। तो बाकी भी जिसको भी मैंने, पता है तुम्हें एक फाइल भेज रखी है फिजिक्स एमसीक्यू करके, तुम लोगों ने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा, मैंने तुम सबको भेजी है ये फाइल, हाँ है ना। सर, तो इस फाइल में देखो, उसमें सर 3-3 चैप्टर हाँ हाँ, की है। मैं फिजिक्स का भी भेजा, वैसे केमिस्ट्री का भी भेजा है क्या, नहीं भेजा तो केमिस्ट्री का भी ले लेना मेरे से, मेरे पास केमिस्ट्री का भी ऐसा एमसीक्यू बना हुआ है ना, तो वो भी मैं तुम्हें भेज दूंगा। तो तुम एक काम करना, उस एमसीक्यू वाली शीट में ही लाइट वाले चैप्टर के, लाइट मतलब दोनों, ये वाला और इसका अगला वाला भी जो अपन ने कर लिया, मतलब ह्यूमन आई के क्वेश्चन छोड़ देना, जो अपने आउट ऑफ सिलेबस है वो छोड़ देना। कोई भी डाउट हो तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना प्लीज यार, है ना। तो मैं इस पीपीटी में अटैच कर दूंगा और मैं तुम्हें सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। ओके सर।